आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं। और अब आज के इस सेशन में जहां पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के उन टॉप 40 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, क्योंकि बात हो भले ही सीएचएसएल की या जीडी की या एमटीएस की या फिर दिल्ली पुलिस की, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं बच्चे, यहां पर ये मॉडर्न हिस्ट्री के बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने, जिनका स्तर अधिकतर क्वेश्चंस का जो स्तर है वो मॉडरेट है, कुछ आपके लिए हार्ड होंगे और जाहिर सी बात है बीच बीच में कुछ आपको इजी भी लिखेंगे। तो कुल मिला के बच्चे आज ये बेहतरीन सा सेशन हम लोग शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपसे कई सारे क्वेश्चंस बने, लेकिन जो नहीं भी बने तो परेशान नहीं होना है। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? जब हम लोग बात करते हैं वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट की तो बच्चे ये 1878 का अधिनियम है। अब मैं आपके सामने पहले तो यहां पर उन गवर्नर जनरल्स को लिख दूं जो कि हमें आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे और इनके टाइम पर कई सारी चीजें हुई हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो एक है लिटन 1876 से 1880 के बीच में लिटन। इसके बाद आता है रिपन। कौन आता है बेटा? रिपन। और जब मैं रिपन की बात करता हूं तो ये 1880 से 1884। अब जो लिटन और रिपन के जो नेचर है उन दोनों में बहुत फर्क है। लिटन एक बेकार आदमी है, इसने बहुत सारी ऐसी एक्ट इसके शासनकाल में पारित हुई जहां पे इनने भारतीयों को बांधने का प्रयत्न किया। जैसे लिटन के टाइम पर ही हम देखते हैं कि वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट आई और इसका क्या उद्देश्य था कि जो भारतीय भाषाओं के न्यूज़पेपर्स हैं वो ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ ना लिख पाए, क्योंकि अधिकतर उस समय के जो लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है अपनी लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी लोकल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं। वहां पर हम इंग्लिश इतना ज्यादा देख नहीं रहे कि लोगों को आती है, इसलिए लोकल भाषाओं के जो अखबार हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था कि जहां पर अगर आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ लिख रहे हो तो फिर आपका जो वो पब्लिशर है, जो एडिटर है, जो प्रेस इक्विपमेंट है, तो वो पूरा जब्त कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे इनके एडिटर वगैरह को। तो ये वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट में किया गया था। किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। 1878 का ये एक्ट है और 4 साल बाद रिपन ने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। वर्नैक्युलर शब्द का मतलब ही क्या होता है? वर्नैक्युलर शब्द का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली। तो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें उन अखबारों पर क्षेत्रीय भाषाओं के उन पर कार्रवाई यहां पर करने की बात की गई। अच्छा, एक न्यूज़पेपर था जो रातों रात इंग्लिश में तब्दील हो गया, हो सकता है कभी उस पर क्वेश्चन आ जाए, और नाम है अमृत बाजार पत्रिका। क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पर कार्रवाई नहीं होगी तो इसलिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश में पब्लिश करना शुरू कर दिया इन्होंने। खैर, तो लिटन यहां पे सही जवाब है, जिसके टाइम पर आया, और रिपन वो व्यक्ति है कि जिसके टाइम पर ये हटा है। अच्छा, लिटन के टाइम पर एक और चीज हुई है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए बच्चे, वो है आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट भी 1878 की ही है, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट भी 1878 का है। आर्म्स एक्ट क्या थी? लिटन नहीं चाहता था कि 1857 जैसा विद्रोह फिर से कभी भारत में दोबारा हो, इसलिए आर्म्स एक्ट के माध्यम से इसने कहा कि भारतीय ना तो हथियार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना वो अपने पास रख सकते हैं, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारतीयों के हथियार बनाने, रखने, बेचने, टोटल उस पर बैन था आर्म्स एक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला देखो, अगली चीज क्या है? तो अगला हमारा प्रश्न क्या बोलता है बच्चे? तो यंग इंडिया के नहीं, अगला प्रश्न हमारा बोलता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? यंग इंडिया वाले पे भी आएंगे, लेकिन जो ऑर्डर है उसको मेंटेन करें। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बच्चे, जब हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से पहले जो कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित हुए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। उससे पहले कई सारे संगठन आए, जैसे आपने एक नाम सुना होगा बंग भाषा प्रकाशक सभा, जो राजा राम मोहन रॉय के सहयोगियों ने स्थापित किया था, बंग भाषा प्रकाशक सभा। तो ये कब हुआ बच्चे? 1836 में। आपने एक और संगठन का नाम सुना होगा जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन किसने स्थापित किया? रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, जिनका नाम क्या था? द्वारका नाथ टैगोर, उन्होंने स्थापित किया जमींदारी एसोसिएशन। तो द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे संगठन स्थापित हुए
और एक संगठन पूना सार्वजनिक सभा, ये एम जी रनाडे या महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में पूना में स्थापित किया। तो एम जी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा 1870। ठीक है सर, ये बात हमको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखिए क्या है, यंग इंडिया के लेखक कौन है। चलो, जब हम लोग यंग इंडिया की बात करते हैं तो यंग इंडिया नाम से एक न्यूज़पेपर भी है जो कि गांधी जी ने शुरू किया था, और ये बात है 1919 की। यंग इंडिया ये है न्यूज़पेपर या समाचार पत्र, लेकिन यहां पर न्यूज़पेपर नहीं है, क्वेश्चन में बुक है। ठीक है, तो यंग इंडिया न्यूज़पेपर या समाचार पत्र किसने शुरू किया इंग्लिश भाषा में? गांधी जी ने शुरू किया। तो ये एक अलग बात है, और क्वेश्चन कुछ और बात आपसे करता है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चे? क्वेश्चन यंग इंडिया बुक की बात कर रहा है, लाला लाजपत राय। अच्छा, एक और बात, लाला लाजपत राय जी का भी एक समाचार पत्र है, एक न्यूज़पेपर है लाला लाजपत राय जी का, वो हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए, और वो है आर्य गजेट। क्या है बच्चे? तो आर्य गजेट, ये लाला लाजपत राय जी का जो न्यूज़पेपर है वो है बेटा क्या? आर्य गजेट। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो, लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखो, मैं फिर बोलता हूं बेटा, CHSL हो, दिल्ली पुलिस हो, GD हो, MTS हो, तो ये जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से मैंने यहां पर टॉप 40 जो मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs हैं उनको कंपाइल किया है। विशेष रूप से हमने नेशनल मूवमेंट टारगेट किया, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम प्रयास करेंगे कि और भी ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते जाएं। चलिए, तो लंदन इंडियन सोसाइटी, सबसे पहली बात आपने सुना होगा कि दादा भाई नेरोजी ने अभी मैं टॉपिक पढ़ा रहा था ना, कांग्रेस से पहले जो संगठन स्थापित हुए, जैसे बंग भाषा प्रकाशक सभा, जैसे जमींदारी एसोसिएशन, अच्छा वैसे ही एक संगठन स्थापित हुआ था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये दादा भाई नेरोजी ने स्थापित किया था 1866 में लंदन में, 1866, और स्थापना लंदन में हुई। लेकिन जो प्रश्न है बच्चे, वो आपसे क्या बोलता है? वो बोलता है लंदन इंडियन सोसाइटी, ये भी दादा भाई नेरोजी ने स्थापित किया, लेकिन ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के एक साल पहले, ये 1866 में, और जो आपका लंदन इंडियन सोसाइटी है ये 1865 में। ये कहां पर स्थापित हुआ बेटा लंदन इंडियन सोसाइटी? ये लंदन में ही ऑब्वियस सी बात है स्थापित हुआ, और दादा भाई नेरोजी ने स्थापित किया। उद्देश्य दोनों संगठनों का सेम है कि भारतीयों के जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको सीधे ब्रिटेन में मौजूद अधिकारियों तक, नेताओं तक पहुंचाना। क्योंकि अब देखो लॉजिक कितना सही है कि अगर मैं पहले संगठन इंडिया में स्थापित करूंगा तो पहले हमको अपनी डिमांड्स किसको बतानी पड़ेंगी? भारत में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों को। फिर ये भारत के ब्रिटिश अधिकारी डिमांड्स रखेंगे ब्रिटेन के अधिकारियों के पास, तो सीधे ब्रिटेन वालों को ही बता दो ना। तो इसलिए इन्होंने सीधे वहीं स्थापित कर दिया। तो ये दादा भाई नेरोजी ने स्थापित किया। इसीलिए दादा भाई नेरोजी को बोलते हैं अनऑफिशियल एम्बेसडर। क्या बोलते हैं बच्चे? अनऑफिशियल एम्बेसडर। इसका मतलब क्या है? अनौपचारिक राजदूत, भारत के अनौपचारिक राजदूत। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई सरकारी व्यक्ति तो है नहीं, तो इसलिए अनऑफिशियल एम्बेसडर है। एम्बेसडर क्यों बोल रहे हैं बच्चे? क्योंकि भारतीयों की मांगे, डिमांड्स ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। चलो अगला देखो क्या है। अगला, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो जब हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ये है आपके सामने बॉम्बे प्रांत। क्या है बच्चे? ये है आपके सामने बॉम्बे प्रोविंस, जिसको आज हम महाराष्ट्र बोल रहे हैं। तो पहले वो क्या था बेटा? बॉम्बे प्रोविंस। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे एक सिटी है मुंबई, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक सिटी है पूना। तो मुंबई में क्या क्या स्थापित हुआ? बहुत सारे संगठन स्थापित हुए। जैसे एक है प्रार्थना समाज, जो आत्माराम पांडुरंगा जी ने स्थापित किया। एक है आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया। एक है आपके पास शारदा सदन, जो कि पंडिता रमाबाई ने स्थापित किया था, शारदा सदन। एक है आपके पास क्या? सेवा सदन, जो बहराम जी मालबारी, जो पारसी हैं, उन्होंने स्थापित किया था। तो ये कई सारे संगठन मुंबई के हैं। अब अगर मैं आपको पूना के संगठन बताऊं,
तो जैसे यहां पर एक आप पढ़ते हो सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है बेटा? ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में पुणे में की। तो 1873 में सत्य शोधक समाज, और इसके कुछ वर्ष बाद यहां पर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, और यह स्थापना 1905 में की गई। यह स्थापना पुणे में हुई है। किसने स्थापना किया है? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि किसके राजनीतिक गुरु हैं? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जी का एक बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है। वो न्यूज़पेपर बेटा क्या है? हितवाद। तो क्या है न्यूज़पेपर? गोपाल कृष्ण गोखले जी का, या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज का हितवाद। आज भी आता है इंग्लिश भाषा में, कई सारे लोग पढ़ते भी हैं। चलो आओ अगला, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो जो मैंने कहा था भाई, कुछ आपको बहुत इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो वो ये कुछ ही है बस। अधिकतर तो मॉडरेट टू हार्ड स्तर है। मॉडरेट सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज मिलेंगे, इजी कुछ मिलेंगे और कुछ टफ भी मिलेंगे। तो ये इजी वाला हो गया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। कब अनाउंसमेंट किया था? 19 जुलाई 1905 को इसने घोषणा की थी कि हम बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। जो पश्चिमी बंगाल है उसकी राजधानी क्या बनाई गई? कलकत्ता। और जो पूर्वी बंगाल है उसकी राजधानी क्या डिसाइड की गई? ढाका। उस टाइम पर तो ढाका ये इंडिया का हिस्सा था, आज तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, इसने घोषणा की। अब जाहिर सी बात है, इसने अनाउंसमेंट कर दिया कि 19 जुलाई को कि हम पार्टीशन करेंगे, लेकिन इसने डेट भी बताई थी कि कब करेंगे, कब लागू होगा। अभी तो इसने सिर्फ बताया 19 जुलाई को, तो सिर्फ घोषणा की। और कब बच्चे विभाजन होगा, तो उसकी डेट इसने रखी 16 अक्टूबर 1905। अब आप खुद सोचो, जुलाई में अनाउंस कर रहा है कि 16 अक्टूबर को डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग वेट थोड़ी ना करेंगे अक्टूबर का। तो भारतीयों ने क्या किया? भारतीयों ने इसी बीच 7 अगस्त 1905 को भारतीय लोगों ने क्या किया कि भारतीय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया। तो बेटा भारतीय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया 7 अगस्त 1905। फिर भी हमारे इस आंदोलन शुरू करने के बावजूद भी उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया। चलो अगला, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या है? तो एक्सट्रीमिस्ट या उग्र राष्ट्रवादी, या उग्र राष्ट्रवादी को और मैं शॉर्ट करूं तो मैं उग्रवादी भी बोल सकता हूं, बिल्कुल। तो उग्रवादी या उग्र राष्ट्रवादी, तो इनका तरीका क्या है? तो क्या ये बहिष्कार में विश्वास करते हैं? हां, जैसे स्वदेशी आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट बेटा ये इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। और निश्चित रूप से यहां पर बहिष्कार की बात है, ब्रिटिशों का सामान का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस का बहिष्कार, इसके अलावा पुलिस और कोर्ट उसका बहिष्कार, क्योंकि वो भी सरकारी संस्था है तो उनका भी बहिष्कार। तो बहुत सारे बहिष्कार यहां पे मौजूद थे। और उसका ऑल्टरनेटिव था कि इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, है ना। जैसे अगर हम विदेशी कपड़ा नहीं खरीद रहे तो स्वदेशी मिल आ गई, तो स्वदेशी का इस्तेमाल है, तो ये भी एकदम ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा, हाँ, अब आप कह रहे हो सरकारी स्कूल कॉलेज मत जाओ, तो कहां जाओ फिर? तो भारतीय ऑल्टरनेटिव आ गए। जैसे सर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बंगाल नेशनल कॉलेज। तो बेटा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और जिसके प्रिंसिपल कौन बने? तो इनके प्रिंसिपल बने अरविंद घोष या औरोबिंदो घोष। तो औरोबिंदो घोष या अरविंद घोष कौन है? तो ये है ही एक उग्रवादी नेता भाई, ये है ही एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी नेता। तो इसलिए इंडियन ऑल्टरनेटिव आ गए, क्योंकि बच्चों को ऐसे गवार थोड़ी ना छोड़ देंगे, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो पढ़ाना है। तो नेशनल एजुकेशन आ गई, और इसलिए यहां पे देखो ये सभी साधनों का इस्तेमाल उन्होंने किया। ठीक है सर, ये बात गई दिमाग में। और बताइए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये तो भाई बड़ा ही इजी वाली बात हो गई। बाल गंगाधर तिलक का ये बड़ा फेमस, ये जो उनकी फेमस स्लोगन है कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी का जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ है। अच्छा, इनने पूना में एक फर्ग्यूसन कॉलेज नाम से कॉलेज की भी स्थापना की है। तो पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज नाम से एक इनने कॉलेज की भी स्थापना की है। इन्होंने ही
इन्होंने ही लोगों को एकजुट करके धार्मिक महोत्सवों के माध्यम से राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए इन्होंने गणेश फेस्टिवल 1893 और साथ साथ शिवाजी फेस्टिवल 1895 में शुरू किया, ताकि जब लोग यहां पर इकट्ठा होंगे तो उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं कि क्यों जरूरी है स्वराज, क्यों हमको ब्रिटिशों से छुटकारा चाहिए। तो ये सब बातें इन्होंने यहां पे की हैं। इसके अलावा यहां पे इनके दो न्यूज़पेपर हैं बेटा, केसरी और मराठा। अब कितना अच्छा होता अगर मराठा न्यूज़पेपर मराठी भाषा में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मराठा न्यूज़पेपर बेटा अंग्रेजी भाषा में है और जो केसरी न्यूज़पेपर है वो है मराठी भाषा में, जो इनके द्वारा निकाला गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। इसका मुख्यालय बेटा सैन फ्रांसिस्को है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में मौजूद है, यह इनका हेडक्वार्टर है। लेकिन अमेरिका के अलावा कनाडा में भी गदर पार्टी का ब्रांच हुआ करता था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की, लेकिन जो इसके पहले अध्यक्ष बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है गदर पार्टी के? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट गदर पार्टी के हैं सोहन सिंह भकना। क्या नाम है? सोहन सिंह भकना बेटा उनका नाम है, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं। तो यहां पर देखो मैंने लिख दिया सोहन सिंह भकना। गदर पार्टी ने इस नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकाला, पत्रिका भी निकाली गदर नाम से। तो ये क्या करते थे, यहां पे जो काम कर रहे हैं अमेरिका कनाडा में भारतीय, उनसे फंडिंग इकट्ठा करके भारत में हथियार भेज देते थे या कभी पैसा ही भेज देते थे, और यहां पे ब्रिटिशों के खिलाफ ओवरऑल एक जनमत, एक पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने का भी प्रयत्न किया। चलो, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? अब जब हम लोग बात करते हैं बच्चे विभाजन, तो ये बात है सूरत अधिवेशन 1907। हम लोग क्या देखते हैं सूरत अधिवेशन 1907 में, जब अध्यक्ष थे एक कौन? अध्यक्ष थे एक उदारवादी व्यक्ति रास बिहारी घोष। तो बेटा रास बिहारी घोष, तो ये थे जो अध्यक्ष थे, लेकिन ये कौन से दल से हैं? ये खुद तो मॉडरेट थे। अब यहां पर सूरत सेशन जब चल रहा था तो उग्रवादी चाह रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरू हुआ और अभी 1907 चल रहा है, तो उग्रवादी चाह रहे थे कि उनके अनुसार स्वदेशी मूवमेंट चले और उदारवादी चाह रहे थे कि उनके अनुसार चले। अब जो अध्यक्ष हैं वो सिर्फ उदारवादियों की बात सुन रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी उदारवादी हैं, मॉडरेट हैं, इनकी बात सुन नहीं रहे। तो इनको गुस्सा आया, यहां एक व्यक्ति उठा, उन्होंने यहां चप्पल फेंकी, चप्पल फिरोज शाह मेहता को लग गई, और जो अध्यक्ष थे उन्होंने फिर उग्रवादियों को जाने को कह दिया। तो ये हो गया सूरत स्प्लिट। ठीक है, तो सूरत सेशन में ही स्प्लिट देखने को मिला। आगे देखिए, अप्रैल 1929 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सही जवाब है भगत सिंह, और उनके साथ थे बेटा बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इन्होंने क्या किया है, इन्होंने केंद्रीय विधानसभा जो आगे चल के आपकी लोकसभा कहलाएगी, तो वहां पे बम फेंका। लेकिन उद्देश्य क्या था? 8 अप्रैल 1929 को जो बम फेंका उसका उद्देश्य था बहरे को सुनाना, यानी कि उद्देश्य ब्रिटिशों को मारना नहीं था। इसलिए खाली बेंचों पे ही बम फेंका गया, क्योंकि ये बेकार ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करते थे, हर किसी की थोड़ी ना करते थे। तो यहां पे उद्देश्य था जानबूझ के अरेस्ट होना, भागने का भी प्रयास नहीं किया, ताकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी ये जो क्रांतिकारी हैं अपने विचार आम जन तक पहुंचा सके कि किस हिसाब से सोचते हैं और इनका क्या तरीका है, ताकि घर घर में भगत सिंह पैदा हो, तभी पूरे देश में ब्रिटिशों को निकाला जा सकता है, ऐसा इनका सोचना था। और फिर उन्होंने जेल में जाके वहां पे भूख हड़ताल कर दी, और 64वें दिन की भूख हड़ताल में बेटा किसकी डेथ हो गई? एक अन्य क्रांतिकारी, क्योंकि जेल में तो कई सारे क्रांतिकारी अलग अलग केसों में थे, तो जतिन दास जी की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का कारण क्या था? चलो भाई आप जवाब देने का प्रयत्न करें कि क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता का कारण क्या था। चलो कोशिश करो। हाँ, तो क्या केंद्रीय संगठन का अभाव था? हाँ,
हम नहीं देखते कि कोई सेंट्रल लीडर हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं। बंगाल में, कोई बॉम्बे प्रांत में, कोई हम देख रहे हैं पंजाब प्रांत में काम कर रहे हैं। तो एक कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या कोई सेंट्रल कोई लीडर मौजूद नहीं था। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति। हाँ, अब आप देखो काकोरी केस, काकोरी केस में सिर्फ डकैती के लिए हमारे 4 लोगों को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद साहब को तो फांसी नहीं हुई क्योंकि वो ब्रिटिशों के पकड़ में नहीं आए, लेकिन बाकी 4 को हुई। अब आप सोचो, डकैती के लिए फांसी, और आज हम लोग एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी व्यवस्था में आज की बात कर रहा हूं जहां पर हम देखते हैं कि जघन्य अपराध करने वाले लोगों पर भी 10-10 साल केस चल रहा है। निर्भया जैसा केस में भी फांसी हो रही है, कितने साल बाद मर्डर कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा है, उसके बाद भी फांसी मिलना बहुत मुश्किल। यहां पर कठोर दमन नीति है कि नहीं है? डकैती के लिए फांसी। फिर देखो, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। हाँ, तो जो अपर मिडिल क्लास है वो क्रांतिकारियों के तरीके को सही नहीं मानता था। अपर मिडिल क्लास को लगता था कि ये हिंसा से क्या ही कर लेंगे, आप हिंसा करोगे, ब्रिटिश 10 गुना ज्यादा हिंसा कर सकते हैं, तो आप सरकार से हिंसा में नहीं जीत सकते, ऐसा इनको लगता था। तो इनको लगा कि ये गलत तरीका है, इससे तो और ब्रिटिशों को गुस्सा आएगा, इससे तो और वो जो थोड़ी बहुत हमारी डिमांड्स मान रहे हैं वो भी नहीं मानेंगे और वो कठोर हो जाएंगे कि छोड़ो, ऐसा किया, हमारे लोगों को मारा इन भारतीयों ने, तो अब चलो इनको कुछ भी नहीं देंगे, ऐसा अपर मिडिल क्लास को लगता था। यानी ये उपयुक्त सभी कारण इसके रीजंस बने। तो भाई जब अपर मिडिल क्लास का सपोर्ट नहीं मिला तो जाहिर सी बात है क्रांतिकारी आंदोलन थोड़ा कमजोर हुआ, वरना अगर उनका सपोर्ट मिलता तो ये और ज्यादा बेहतर हो सकता है, संगठित होते या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से इनका जो उद्देश्य था वो पहले लोगों तक पहुंचता। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो देखो, 1907 सूरत अधिवेशन में अलग हुए और लखनऊ सेशन 1916 में वापस मेल हो गया। अब लखनऊ सेशन में अध्यक्ष कौन है? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बात बताई थी कि जब अलग हुए सूरत अधिवेशन में तब अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष, और जब वापस एक हुए तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ये है बेटा अध्यक्ष जब वापस से उदारवादी और उग्रवादी एक हुए। एक क्यों हो गए? क्योंकि जिस मुद्दे की वजह से आप अलग हुए तो मुद्दा ही नहीं रहा। मुद्दा क्या था कि स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाएं, लेकिन अब तो स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया। बंगाल विभाजन को कैसे देख रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से देख रहे थे 1907 में, लेकिन 1911 में बेटा बंगाल पार्टीशन खत्म हो गया। तो जो कर्जन ने अलग अलग हिस्से किए थे बंगाल के, वापस एक हो गए। तो जब वो मुद्दा ही खत्म हो गया तो आप लोग अब अलग अलग क्यों हो, एक हो जाओ। प्लस उग्रवादियों के जो सबसे बड़े अपोजर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट के, जो कह रहे थे कि हम इनको वापस कांग्रेस में नहीं आने देंगे, एक थे फिरोज शाह मेहता और एक थे गोपाल कृष्ण गोखले। दोनों की 1915 में यानी 1 साल पहले डेथ हो गई है, इसलिए अब रास्ता भी यहां साफ है। तो यहां पे इस प्रकार मिलन हुआ है। चलो आगे बढ़े। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर देखें, होम रूल आंदोलन, होम रूल का मतलब क्या होता है बेटा? होम रूल का मतलब होता है सेल्फ रूल, यानी स्वराज। तो होम रूल मूवमेंट यहां पे शुरू की गई है 1916 में। सबसे पहली होम रूल मूवमेंट की बात करें तो तिलक साहब ने पहले शुरू की। कब शुरू की? तो इसका सही जवाब है 28 अप्रैल 1916। ये तिलक साहब की होम रूल मूवमेंट है जो इन्होंने शुरू की है। अच्छा, इनका हेडक्वार्टर क्या है बच्चे? पूना इनका हेडक्वार्टर था। ये तिलक साहब की होम रूल लीग है। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? एनी बेसेंट। तो जो एनी बेसेंट जी हैं उनका होम रूल कब शुरू हुआ? 1 सितंबर 1916 को इनने शुरू कर दिया। इनका मुख्यालय क्या है? अद्यार। ये जो अद्यार है ये इससे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी जिससे ये संबंधित थी उसकी अध्यक्ष थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी मुख्यालय अद्यार, और फिर इन्होंने अपने होम रूल मूवमेंट का भी उसको हेडक्वार्टर बनाया। ये अद्यार बेटा उस समय मद्रास प्रांत में था, आज तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहां पर देखो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है? रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या है? अब देखिए, रोलेट एक्ट 1919 में लाई जाती है क्योंकि उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों को खत्म करने के लिए ब्रिटिशों ने एक समिति बनाई। उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सिडनी रोलेट,
और इसीलिए इस कमिटी के जो रिकमेंडेशन थे, जो बिल था, वो जब पास हो गया तो उसको रोलेट एक्ट कहा गया। इन्होंने कहा कि शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब हो सकता है व्यक्ति ने पास्ट में कुछ ना किया हो, फिर भी सिर्फ शक कि ये करेगा, इस पे अरेस्ट कर लो। शक का तो कोई हाथ पांव है नहीं। अच्छा, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को एक गुप्त अदालत, एक बेटा सीक्रेट कोर्ट, एक गुप्त अदालत यानी सीक्रेट कोर्ट में ले जाया जाता था, यानी उसके घर परिवार वालों को नहीं बताया जाएगा, अखबार वालों को खबर नहीं है, और वहां पर उसको कोई वकील भी नहीं दिया जाता था। तो नो एडवोकेट। बताओ ये तो कितना गलत है। आज आर्टिकल 22 के अंतर्गत आपके पास अधिकार है कि आपको वकील यानी लीगल एड मिले, लेकिन यहां पे नहीं है। और फिर यहां पर उस बेचारे व्यक्ति की कोई दलील यानी कोई आर्ग्यूमेंट भी सुना नहीं जाएगा। अरे बाप रे, यानी जब भी ये कहेगा जज साहब मैं उस दिन वहां नहीं था, चुप, अरे मेरी बात सुनिए, चुप, इस तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति है उसकी कोई अपील भी सुनी नहीं जाएगी, यानी अगर वो इस जज के फैसले से खुश नहीं है तो वो कहीं अपील नहीं कर सकता। बताओ कितनी नाइंसाफी है। तो इसलिए रोलेट अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून बोलते हैं। इसको गांधी जी ने काला कानून यानी ब्लैक एक्ट भी कहा है। अच्छा, और इसी के अंतर्गत, रोलेट अधिनियम के अंतर्गत अरेस्ट किए गए व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो कुल मिला के इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ठीक है, आओ, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? अब स्वदेशी आंदोलन हमने कब शुरू किया? 7 अगस्त 1905, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने इसको शुरू किया। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा बंगाल, तो बंगाल में हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं बंगाल में एक है अरविंद घोष या औरोबिंदो घोष, एक ही बात है, वो बंगाली में एक्सेंट अरविंद का औरोबिंदो बोला जा रहा है। या फिर अरविंद घोष के अलावा और कौन है बेटा बंगाल में? बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल में जो पाल हैं वो बंगाल के ही हैं। ठीक है, तो ये भी हैं। इसके अलावा अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता, अश्विनी कुमार दत्ता, तो बेटा ये लोग बंगाल में एक्टिव हैं। अच्छा, वैसे ही पंजाब में कौन एक्टिव है? तो लाला लाजपत राय, उनको तो कहते हैं शेरे पंजाब या पंजाब केसरी। महाराष्ट्र यानी जो बॉम्बे प्रांत है बेटा, वहां पर कौन एक्टिव है? तो वहां पर है तिलक साहब। तो लाल बाल पाल, तो लाल बाल गंगाधर तिलक बाल और पाल ये बंगाल में एक्टिव है। तिलक साहब के साथ साथ एस एम परांजपे, तो ये भी एस एम परांजपे, तो यहां पर मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, तो बेटा एस एम परांजपे, तो ये लोग कहां पर एक्टिव हैं? ये लोग एक्टिव हैं बॉम्बे में। इसके अलावा मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई हैं, और दिल्ली में कौन है बेटा? सैयद हैदर रजा। चलो आओ आगे बढ़े, अगला देखो। हाँ, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? वही मैं देख रहा था भाई, ये थोड़ा सा कोई नहीं, इसको जाने दो, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, सैयद हैदर रजा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किस काल को उदारवादी चरण कहते हैं? तो जब हम लोग बात करते हैं मॉडरेट फेज, उदारवादी चरण, तो ये 1885 से 1905। इसके बाद बात करें उग्रवादी चरण यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज, तो ये 1905 से 1920। और फिर गांधीवादी चरण यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा गांधीयन फेज, तो गांधीवादी चरण ये कब से माना जाता है? 1920 से 47। लेकिन ये अलग अलग इतिहासकारों का इसमें अलग अलग मत भी होता है। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं 1920 से क्यों करें, तो कुछ कहते हैं कि सर असहयोग आंदोलन 1920 से था इसलिए 1920 से करो। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं नहीं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में तो चंपारण है, हम 1917 से मानेंगे गांधीवादी चरण। मानो 1917 से 1947 मानो। कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, गांधी जी भारत में तो 1915 में आए थे, तो हम 1915 से 1947 मानेंगे। मानो, लेकिन ये एक मोटा मोटा बात है ना। तो देखोगे आप ऑप्शंस, तो जनरली हमको एक रेंज सिलेक्ट करनी होती है। तो यहां पर उदारवादी चरण बोला है, हाँ, तो 1885 से 1905 ये एक्सट्रीमिस्ट का देख लो, और ये गांधीवादी चरण का देख लो। चलो, इल्बर्ट विधेयक किस वाइसरॉय के काल में पेश किया गया? सही बात है। अब बात करें भाई इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी सुना है आपने? चलिए इसके बारे में चर्चा करें। तो इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। तो एक गवर्नर जनरल जिसका नाम क्या है बच्चे? रिपन, अच्छा व्यक्ति था। तो इसके टाइम पर क्या होता है कि एक लॉ मेंबर होते हैं, एक लीगल मेंबर होते हैं जिसका नाम होता है सीपी इल्बर्ट।
जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी, उनका एक मंत्री परिषद है, वैसे जब ये गवर्नर जनरल था तो उनका एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक कार्यकारी परिषद होता है, उसके एक मेंबर थे सीपी इल्बर्ट, जिसने एक बिल पेश किया, इसको ही बोल रहे हैं इल्बर्ट बिल। इसमें इन्होंने कहा, सीपी इल्बर्ट ने, कि जिस तरीके से अगर कोई भारतीय व्यक्ति जिस पर कोई केस चल रहा होता है तो यूरोपियन जज, व्हाइट जज इंडियंस का केस हैंडल करते हैं, सुनवाई करते हैं, लगे तो सजा देते हैं, नहीं लगे तो छोड़ देते हैं, जो भी है, तो इंडियंस की सुनवाई यूरोपियन जज कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं अपने इस बिल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि अगर किसी यूरोपीय व्यक्ति पर केस चल रहा है तो इंडियन जज उसको देख पाए। शुरू में तो सब शांत था, लेकिन फिर जब ये बात ब्रिटिशों को अन्य जगहों पे पता चलने लगी, ब्रिटेन में पता चली, अरे भाई फिर तो ऐसी आग लगी कि ब्रिटेन में रैलियां निकाली गई कि पागल हो गया है रिपन, पागल हो गए इल्बर्ट, ये लोग कह रहे हैं कि अब काले लोग, ये इंडियंस, ये जो हमारे गुलाम हैं, ये हम व्हाइट को, हम गोरे लोगों को सजा देंगे। अब ये इंडियन जजेस ये यूरोपियंस का केस देखेंगे और हमको जेल भेज सकेंगे, हमको फांसी की सजा देंगे। बाप रे बाप। तो कुल मिला के वहां की रानी तक ये बात पहुंची और बहुत प्रेशर पड़ा रिपन पर, और तब फाइनली इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा बिल को, है ना। तो वो बिल ले लिया गया वापस, मॉडिफाई किया गया और ये डाला गया प्रावधान कि अगर कोई यूरोपीय व्यक्ति जिसका केस कोई इंडियन जज देख रहा है तो ये यूरोपीय व्यक्ति चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि नहीं, मुझे ये इंडियन जज अकेला नहीं देखेगा, मुझे एक ऐसी ज्यूरी यानी बहुत सारे जज चाहिए जिसमें एटलीस्ट 50% यूरोपियन मेंबर्स हो, 50% यूरोपियन जज हो, यानी जिस पर केस चल रहा है वो चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं इस भारतीय व्यक्ति की सुनवाई से, भारतीय जज की सुनवाई से खुश नहीं हूं, मुझे एक ऐसी ज्यूरी चाहिए एटलीस्ट 50% जिसमें यूरोपियन जज हो। यानी मान लो कि 6 लोग बैठे तो एटलीस्ट 3 यूरोपियन जज हों और बाकी 3 फिर कोई भी हो, लेकिन एटलीस्ट 50% तो यूरोपियन हो, ताकि मेरे साथ कोई नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या रंग भेद, कलर डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए। तो इस तरीके की यहां पे बात थी। तो ये बिल फिर मॉडिफिकेशंस के साथ 1884 में पास कर दिया गया। ठीक है जी। तो रिपन ने ही वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1882 में खत्म की और 1884 में हमने देखा कि बिल पास किया। यही वही है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। तो बच्चे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, हम लोग देखते हैं ना आज पंचायत म्युनिसिपैलिटीज को इतनी पावर है, तो वो इसने ही शुरुआत की थी कि शक्तियां देना पंचायतों म्युनिसिपैलिटीज को, तो स्थानीय निकायों को शक्ति देना इनने शुरू किया था। ठीक है सर। तो यहां पे रिपन हमने टिक कर दिया। चलो अगला, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी। भाई ये तो मतलब ऐसी बुक है कि जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग एथिक्स में इसको रेफर भी करते हैं, क्योंकि यहां पर गांधी जी ने बताया है कि मैं अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार की परिस्थितियों में फंसा, फिर मेरे सामने जो मॉरल डिलेमा थी, जो नैतिक दुविधा आई, मैंने उसको कैसे सॉल्व किया, क्या फैसले लिए। तो केस स्टडी में अक्सर इस बुक का यूज किया जाता है। इसके अलावा उनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे एक पुस्तक आपके लिए है हिंद स्वराज, है ना, 3rd क्लास इन इंडियन रेलवेज। तो 3rd क्लास इन इंडियन रेलवेज, ये भी इनकी एक पुस्तक है, 3rd क्लास इन इंडियन रेलवेज। यरवदा के मंदिर से, है ना, यरवदा के मंदिर से आरोग्य की कुंजी, तो की टू हेल्थ, आरोग्य की कुंजी का मतलब क्या है? की टू हेल्थ। तो ये भी एक इनकी पुस्तक है, की टू हेल्थ। यरवदा जेल गए थे तब लिखी थी, यरवदा के मंदिर से। तो ऐसी कई सारी इनकी पुस्तकें हैं। चलो आओ आगे बढ़े। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब प्रकाशित हुई? तो सबसे पहले 1927 में प्रकाशित हुई, उसके बाद 1927 से 1929 के बीच में कई बार और प्रकाशित हुई, लेकिन सबसे पहले 1927 में प्रकाशित हुई। ठीक है सर, ठीक है। तो ये हमने दिमाग में डाल दिया। चलो, रोलेट एक्ट के पारित होने के समय भारत का तत्कालीन वाइसरॉय कौन था? अब देखो रोलेट एक्ट कब की है सर? 1919 की है। अब मैं आपको बताता हूं, जो एक उस समय गवर्नर जनरल था उसका नाम था चेम्सफोर्ड, और चेम्सफोर्ड का कार्यकाल क्या है? 1916 से 21। तो ठीक है, यहां पर तो हमसे क्या पूछ लिया? रोलेट अधिनियम। लेकिन हो सकता है कभी हमसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह जब हुआ तब कौन था गवर्नर जनरल, तो तब भी आपके लिए जवाब क्या हो जाएगा? चेम्सफोर्ड, क्योंकि ये 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा, सब इसी के टाइम पर हुआ। फिर जलियांवाला बाग, तो ये तो बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है कि जलियांवाला बाग के समय कौन है गवर्नर जनरल? तो क्या बताओगे? सर चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। तो कुल मिला के तब भी चेम्सफोर्ड था।
तो मल्टीपल चीजें आ सकती हैं, आपको क्या याद रखना है, ये अलग अलग इवेंट के ईयर्स और गवर्नर जनरल का ओवरऑल ईयर। तो जब आप ये याद रखते हो फिर आपको टफ नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? चलो जवाब दो बच्चे। सबसे पहले आईसीएस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम किसने क्लियर किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने साल 1863 में इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया था। अच्छा, इनके पिताजी भी बड़े टैलेंटेड हैं। पिताजी का नाम क्या है बेटा? देवेंद्रनाथ टैगोर। दादाजी भी टैलेंटेड हैं। दादाजी का नाम क्या है? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर बताया था ना मैंने, जमींदारी एसोसिएशन इन्होंने स्थापित की थी। तो जमींदारी एसोसिएशन, और बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? इनने तत्वबोधिनी सभा जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो तत्वबोधिनी सभा इन्होंने ही तो स्थापित की थी, तत्वबोधिनी सभा। और इनके बेटे, तो भाई दोनों ही बेटे कितने टैलेंटेड, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ये 1863 में, बड़ी बात है, उस टाइम पर लंदन में पेपर होता था, जिस पेपर को आज आप आईएएस एग्जाम बोलते हो, उस टाइम पर कहां होता था? लंदन में। ये क्लियर किया। और फिर हम ये भी देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनके बारे में तो क्या ही कहें बच्चे, पहले एशियाई हैं, पहले भारतीय तो हैं ही, लेकिन पहले एशियाई हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता। किसके लिए नोबेल साहित्य यानी लिटरेचर प्राइज जीता? किसके लिए? तो गीतांजलि। इसके बाद दुनिया के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा, हमारा जन गण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की बंगाल में, जो कि एक रेसिडेंशियल स्कूल था। यहां पर कला सिखाई जाती थी, तो रेसिडेंशियल स्कूल। आगे चल के ये बनता है विश्व भारती यूनिवर्सिटी 1921 में। चल, 18 फरवरी 1946 को नौसेना या जल सेना के द्वारा जो विद्रोह किया गया वो कहां किया गया? अब ये कहानी समझने के लिए हमको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या किया था? आजाद हिंद फौज को लेके गए थे वो अटैक करवाने ब्रिटिशों के खिलाफ। कहां पर? भारत में। तो इन्होंने अटैक कर दिया था बेटा 1944 में। तो 1944 में आजाद हिंद फौज, जो सुभाष चंद्र बोस उसके लीडर थे, तो उन्होंने इंफाल वॉर, इंफाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी। तो यहां से एंट्री की थी और यहां पे जो ब्रिटिश है उनको हराने का प्रयत्न किया। लेकिन अफसोस की बात है कि ये खुद हार गए थे, मतलब इनकी जो सेना है ये हार गई थी। अच्छा, उसके बाद ब्रिटिशों ने कई सारे आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ा और उन पर कई सारे केस चलाए गए। किसी को फांसी की सजा, किसी को आजीवन कारावास की सजा, अलग अलग सजाएं अनाउंस की गई थी। तो ये बात हो गई 1944 युद्ध, और उसके पास केस चला 45 में। इसके बाद अब आ गया 46। तो 1946 में एक जहाज है जिसका नाम था HMIS तलवार, और इस जहाज के जो 1100 नेवल रेटिंग्स यानी 1100 नेवल अधिकारी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया, इनकी ये मांग थी कि जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक हैं उनको रिहा करो भाई, तो उनको रिहा कर दिया जाए, सजाएं मत दो, रिहा करो। दूसरा, हमारा जो वेतन है और जो खाना है वो एकदम ब्रिटिशों से अलग है। अब ये देखो कितनी गलत बात है, ब्रिटिश लोग उसी जहाज पर, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके लिए अच्छा खाना होता था और भारतीयों के लिए खाना भी नीचे स्तर का। बताओ, इस स्तर पर ब्रिटिश सोचते थे और ये कहते हैं कि ये सभ्य थे, ये सिविलाइज्ड थे। खाने पर भेदभाव कर रहे हैं, वेतन चलो कर रहे हैं, खाने पर भेदभाव कौन करता है भाई? तो वेतन भी इंडियंस का कम है, ब्रिटिशों का ज्यादा है। तो इनका अधिकारियों का क्या कहना था जिन्होंने विद्रोह किया 1946 18 फरवरी की, हमारा वेतन और खाना अच्छा होना चाहिए। तीसरी चीज, रंग भेद यानी कि कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और चौथी चीज, हमारा एक साथी है जिसका नाम है बीसी दत्त, उसको रिहा करो। अब बीसी दत्त ने क्या किया था, इस शिप में क्विट इंडिया लिख दिया था। ये ब्रिटिशों को ही सर्व कर रहे हैं और जहाज पे लिख दिया भारत छोड़ो क्विट इंडिया। तो ब्रिटिशों ने इनको अरेस्ट कर लिया। तो इनका कहना है कि नहीं, ये सब हमें चीजें सही करो। तो फिर इनने क्या किया, विद्रोह कैसे किया? HMIS तलवार पर विद्रोह किया। उसके बाद इस बोट को इन्होंने पार्क करवा दिया, मतलब ये ले आए तट तक। यहां बॉम्बे में उतरे, बगल में यहां पे एक ट्रकों का बहुत बड़ा वो था,
ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट। तो यहां पे इनने बहुत सारे ट्रकों को कब्जे में लिया और उसके बाद पूरे बॉम्बे में ब्रिटिशों के खिलाफ नारे लगाए। तो ये बच्चे पूरी बॉम्बे की घटना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की 1885 में हुई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 1906 में हुई। कहां पर बच्चे? तो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और हम बात करें तो पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान पहले अध्यक्ष थे, लेकिन जो पहला सेशन हुआ है वो 1907 में हुआ है। पहला सेशन 1907 में बेटा कहां पर हुआ है? कराची में पहला सेशन हुआ है। स्थापना 1906 ढाका, पहले अध्यक्ष आगा खान। चलो भाई, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? अब देखो, ये देखो डेट्स कितना कंफ्यूज करती हैं। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? तो दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 और ये कितने दिनों की यात्रा है? 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चलती है। और हम देखते हैं कि ये 24 दिनों की यात्रा है। और अगर मैं किलोमीटर में बताऊं तो 384 किलोमीटर पैदल चलना था, यानी कि 241 मील। तो 24 दिन 241, 2424 ऐसे भी याद रख सकते हो। अब ये है क्या दांडी मार्च? कि भाई नमक कानून तोड़ना है, क्योंकि ब्रिटिशों का एक कानून था कि नमक बनाएंगे हम, बेचेंगे हम, केवल हमारा एक अधिकार है। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं। तो गांधी जी कहां से निकले? साबरमती आश्रम अहमदाबाद 12 मार्च को निकले और 6 अप्रैल को कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे और यहां पे नमक उठाया मुट्ठी में। और इसलिए जैसे ही उठाया तो आपने मोनोपोली एकाधिकार का जो कानून है उसका उल्लंघन कर दिया, क्योंकि कानून कह रहा है कि सिर्फ ब्रिटिश नमक बनाएंगे। आप खुद ही उठा लिए, तो आपने खुद ही नमक बनाया एक प्रकार से, मतलब आप ले आ रहे हो। तो ये यहां पे सॉल्ट लॉ तोड़ी गई है। ठीक है, तो कब तोड़ी गई है बच्चे? 6 अप्रैल। और इसी दिन से फिर हम मानते हैं कि सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस शुरू हुआ। कभी ये भी क्वेश्चन आया, सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल। 12 मार्च मत कर देना भाई, मार्च शुरू हुई थी दांडी मार्च, तो कोई कानून थोड़ी ना तोड़ दिया। चलने से कोई कानून टूटता है क्या? कानून टूटा है 6 अप्रैल को। ठीक है सर, चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अगली चीज का जवाब दीजिए। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? अब देखो क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कानपुर में विद्रोह किसने किया था 1857 में? तो नाना साहिब, और उनके एक मित्र थे और उनके कमांडर भी थे तात्या टोपे। फिर यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल आता है जो कि कानपुर के विद्रोह का दमन करता है। उसके बाद नाना साहिब चले जाते हैं नेपाल, एन से नाना, एन से नेपाल, और तात्या टोपे आ जाते हैं आगे चल के ग्वालियर। ग्वालियर में इनका साथ कौन देती हैं? रानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में वो भी आ गई। लेकिन यहां पर एक ब्रिटिश कमांडर भेजा जाता है जिसका नाम होता है ह्यूज रोज, और अनफॉर्चुनेटली रानी लक्ष्मीबाई की यहां ग्वालियर में डेथ हो जाती है, उनकी समाधि भी यही है। और तात्या टोपे लेकिन संघर्ष जारी रखते हैं और अलग अलग जगहों से ब्रिटिशों से लड़ते हैं। आगे चल के इनका एक मित्र था जिसका नाम था मान सिंह। ये वो अकबर के मनसबदार मान सिंह नहीं है बेटा, है ना, उनका टाइम एकदम अलग है। आमेर रियासत वो एकदम अलग है। अकबर 1556 से 1605, ये 1857 चल रहा है, तो ये अलग व्यक्ति हैं। तो एक मान सिंह इनके दोस्त थे जो नरवर के राजा थे। नरवर मध्य प्रदेश में ही एक क्षेत्र है, वहां के राजा थे। तो तात्या टोपे ना, इनके पास बहुत जमीन थी, ये तो बहुत बड़े जमींदार थे, राजा हैं, तो इनके पास बहुत जमीन है। तो कुल मिला के इनके यहाँ पे जो कुछ जंगल थे वहीं पे ये ठहरे हुए थे तात्या टोपे। लेकिन राजा मान सिंह ने क्या किया, इन्होंने ब्रिटिशों से एक डील करी कि अगर मैं तुम्हें तात्या टोपे का पता बताऊं तो मेरी दुश्मनी चल रही है ग्वालियर के महाराजा से, और ग्वालियर का महाराजा बहुत पावरफुल था। तो इसलिए मान सिंह ने ब्रिटिशों को बोला कि ग्वालियर के महाराजा से मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म करवा दो, वो मुझ पर कभी अटैक ना करे, तो मैं तुम्हें तात्या टोपे का पता बताऊंगा। ब्रिटिशों ने कहा ठीक है। तो ब्रिटिशों ने ग्वालियर के महाराजा और इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज करवा दिया कि लड़ाई झगड़ा बंद, कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा। तब इनने बताया कि अरे ब्रिटिशों, तात्या टोपे मेरे ही जंगलों में। और तब बच्चे ब्रिटिशों ने तात्या टोपे साहब को पकड़ा और फिर 1859 में इनको फांसी दी गई। कहां पर? शिवपुरी। तो शिवपुरी कहां पर है? मध्य प्रदेश। यहीं पर इनको फांसी दी गई, यहीं पर इनकी समाधि है। तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर और तात्या टोपे जी की समाधि शिवपुरी। चलो आओ, साइमन कमीशन भारत कब आया? अब देखो 1928 के दो डेट्स हैं, 1929 के दो हैं, तो फरवरी 1928।
इसमें कितने मेंबर थे? 7। सबसे पहले ये लोग बॉम्बे में आए, वहीं पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाहौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, जो साइमन आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, वहां पे हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय जी को लाठियां लगी, जिसमें वो घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई 17 नवंबर 1928 और इस घटना का बदला लेने के लिए पंजाब के क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और फिर यहां पे चंद्रशेखर आजाद साहब भी जुड़े। इन्होंने ठान लिया था 1 महीने में बदला लेंगे और 17 दिसंबर 1928 को बदला लेते हुए इन्होंने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स की हत्या कर दी। हालांकि मारना जेम्स स्कॉट को चाहते थे, जो कि कौन था? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन मार किसको दिया? सॉन्डर्स को। और फिर आगे चल के इसी केस की वजह से उनको फांसी हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव साहब को फांसी हुई 23 मार्च 1931, जिसको हर साल हम लोग शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। चल, कांग्रेस कार्य समिति की किस बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी मिली? अब जब हम लोग बात करते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी का क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, अब देखो क्विट इंडिया या भारत छोड़ो, ये बच्चे कब शुरू हुआ आंदोलन? तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये शुरू हुआ 8 अगस्त, किसी किसी किताब में 9 अगस्त भी मिलता है, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब ये कहां से शुरू हुआ? ग्वालियर टैंक मैदान। ग्वालियर टैंक मैदान कहां पर है? बॉम्बे, वहां पे शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस है। तो कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। आगे चल के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं। अब ये तो बात हो गई कि पूरा सेशन बुलाया, यहां पर पास किया, लेकिन उससे पहले अप्रूवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जुलाई में दे दिया था। सर ये वर्किंग कमेटी क्या होती है? देखो, जैसे आज मंत्री परिषद तो बहुत बड़ा होता है आज केंद्र सरकार का, तो कोई भी फैसले लेने होते तो मंत्री परिषद नहीं मिलता, कौन मिलता है? कैबिनेट। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मिल लेते हैं। तो यहीं पर जुलाई 1942 में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर थे वो मिले और उन्होंने, वो वर्धा में मौजूद थे, उन्होंने यहीं पर रिजोल्यूशन पास किया था कि ठीक है क्विट इंडिया शुरू कर रहे हैं। और फिर अगले महीने पूरे कांग्रेस के लोगों के बीच में भी इसको पास करवा लिया। लेकिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है कि करना है कि नहीं। फिर आगे इनने बोला कि ठीक है, अब हमने अप्रूवल दे दिया है, अब यहां पे सबके सामने रख दो। लेकिन ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, यहां पे पास हो गया मतलब हो गया। वर्किंग कमेटी बहुत पावरफुल होती है भाई, जैसे कैबिनेट बहुत पावरफुल। आज अगर कैबिनेट किसी चीज को पास कर दे तो बाकी मंत्री परिषद की तो हाँ ही मानी जाती है ना। चलो, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया? चंपारण। कहां पर है? बिहार में है, 1917 में। इसी के दौरान जब जीत हुई तो यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। इतना ही नहीं, यहां पे चंपारण के लोगों ने बच्चे गांधी जी को क्या कहा? चंपारण के लोगों ने गांधी जी को बापू कह के संबोधित किया। ठीक है सर, ये बात हमको दिमाग में फिट हो गई। चलो, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? अब आप सब जानते हो कि 13 अप्रैल 1919 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाया हुआ था और आज तक वो घटना दहला देती है। जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग मैदान में जनरल रेगिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों पर तब तक गोलियां चलवाई जब तक पूरी गोलियां खत्म नहीं हो गईं, और जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन सरकारी रिपोर्ट कह रही है कि मात्र 379 मारे गए, जो गलत है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि इस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जिसकी स्वीकृति दी गई थी रेगिनाल्ड डायर को कि ठीक है फ्री हैंड है, जो करना है करो, उसका नाम क्या था? माइकल ओ ड्वायर। तो कंफ्यूज मत होना, ये क्या है? ये है माइकल ओ ड्वायर और ये है डायर, दोनों अलग अलग हैं। और वो रेगिनाल्ड है, ये माइकल है, तो ड्वायर। अच्छा, तो इसका अप्रूवल था। और फिर हम देखते हैं कि भाई दिन दहाड़े निहत्थे इनोसेंट लोगों को मारा गया, बहुत बड़ी बात थी। आज तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि निहत्थे लोगों को इस तरीके से मारा गया है। फिर भारतीयों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए क्या हुआ? कमिटी बनी, हंटर कमिटी, जिसने क्या बोला कि हाँ, जनरल डायर ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया, लेकिन जो किया पूरी निष्ठा से किया। वाह, जो किया पूरी निष्ठा से किया, पूरी निष्ठा से मारा हमारे लोगों को। और फिर इस कमिटी ने बोला इसका नौकरी ले लो। अब बताओ, 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति की सजा क्या है? बस नौकरी ले ली गई। और फिर ये गए लंदन में,
वहां पे तो लोगों ने सहानुभूति दी, चैरिटी हुई, और फिर 1927 में इनकी नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन इस घटना के 40 साल बाद 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओडवायर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब की हत्या कर दी। किसने बच्चे? उधम सिंह। तो उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी। चलो आओ आगे। भारत दुर्दशा नाटक में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो ये कहानी ये है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है भारतेंदु हरीशचंद्र। अब उन्होंने एक प्ले लिखा भारत दुर्दशा, जिसमें भारतीयों की दुर्दशा बताई है। अब इसको याद कैसे कर सकते हो? यहां पे क्या आ रहा है? भारत, और ये प्ले क्या है बेटा? भारत दुर्दशा। भारत भारत तो ऐसे याद रख सकते हो, ये तो सिंपल है। चलो अगला, 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? पुलिस मारी गई। तो यहां पे हमने क्या देखा बच्चे? तो 4-5 फरवरी की बात है, जब एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में मिट्टी का तेल फेंका, आग लगा दी, और ये गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा गांव है। और उसके बाद गांधी जी उस टाइम पर वर्धा में थे, गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ था उसको सडनली खत्म कर दिया। तो यहां पे वर्धा रेजोल्यूशन पास करके गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद, हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। चल आगे बढ़े। किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? गांधी जी ने किसमें भाग नहीं लिया? राजकोट, खेड़ा, होम रूल या वायकॉम? होम रूल में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। क्यों? गांधी जी 1915 में भारत आए, 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, 1915 में आए हैं। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि 2 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहना और सिर्फ ऑब्जर्व करना। तो इसलिए 1916 में जब ये होम रूल मूवमेंट शुरू हुई तो गांधी जी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्टिव नहीं है। 1917 से एक्टिव होंगे। चलो 1907 में कांग्रेस विभाजन के बाद कौन गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में उभरे? अब देखो, जब विभाजन हो गया कांग्रेस का तो सबसे बड़े नेता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इनफैक्ट गांधी जी के आगमन से पहले इंडिया के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक साहब ही थे। इनकी मृत्यु उसी दिन होती है जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है, 1 अगस्त 1920, इसी दिन इनकी मृत्यु हुई। चलो 1893 में पुणे में गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की? अगेन जवाब है बाल गंगाधर तिलक साहब ने गणेश महोत्सव की शुरुआत की है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बंगाल विभाजन कब लागू या प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ये भी हमने डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले कर लिया था। चलो निम्नलिखित में से उग्रवादी चरण क्या माना जाता है? मैंने उदारवादी बताया 1885 से 1905 और उग्रवादी 1905 से 20। अब यहां पर दिए गए ऑप्शन में 1905 से 20 तो नहीं है, लेकिन जो सबसे क्लोज है वो 1905 से 19 है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि अलग अलग जो इतिहासकार है उनका देखने का नजरिया अलग होता है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंज होता है। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिए गए थे? अब देखो, पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया उनका नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन है बच्चे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले इंडियन जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम 1863 में क्लियर किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अच्छा, दूसरे व्यक्ति कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, लेकिन इनको नस्लीय भेदभाव के कारण निकाल दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी आगे चल के यही सुरेंद्र नाथ बैनर्जी क्या करते हैं? ब्रिटिशों के खिलाफ एक अखबार भी शुरू करते हैं जिसका नाम है द बंगाली। क्या नाम है बच्चे? द बंगाली न्यूज़पेपर। ठीक है, चलो तो ये बात हमने समझ ली, ये बात हमें समझ में आ गई है। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगली चीज देखते हैं क्या है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये 1901 की पुस्तक है, दादा भाई नेरोजी की पुस्तक है। और इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी किस तरीके से जो ब्रिटिशों का भारतीयों से संपर्क है उसकी वजह से भारतीय गरीब हो रहे हैं, भारत गरीब हो रहा है, तो ये बताया है दादा भाई नेरोजी ने। चलो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के पहल पर की गई। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे बेटा? डफरिन। आप ऐसा याद रखो कि कोई डफर व्यक्ति ही होगा जो कांग्रेस को स्थापित होने देगा, क्योंकि आगे चल के यही कांग्रेस ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन शुरू करती है। तो डफरिन तो ये है जिसके टाइम पर कांग्रेस स्थापित हुई है। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? 28 दिसंबर 1885 बंबई में, और पहले अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद जो अगला अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी होते हैं 1886,
तो पहली बार कोई पारसी अध्यक्ष बना अगर कोई पूछे तो दादा भाई नेहरू जी। और अगला फिर 1893 में बच्चे, तो यहां तो चलो दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष हैं। 1893 नहीं 1887 सॉरी 1887 में अगली बार अध्यक्ष कौन बनेगा, मद्रास अधिवेशन, तो अगले अध्यक्ष एक मुसलमान होंगे, नाम होगा बदरुद्दीन तैयब जी। तो कभी कोई आपसे पूछे पहली बार कोई हिंदू अध्यक्ष, तब आप जवाब क्या दोगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहली बार पारसी अध्यक्ष, तब आप जवाब दोगे दादा भाई नेहरू जी। और पहली बार कोई पूछे आपसे मुस्लिम अध्यक्ष, तो फिर बदरुद्दीन तैयब जी। चलो भाई, तो यहां पे देखो लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो सही जवाब है बच्चे व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। चलो तो अब हम लोग खत्म करते हैं बच्चे, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो ये आप बताएंगे बच्चे कि निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं ये भी चाहता हूं कि आप जरूर बताना कि बेटा दादा भाई नेहरू जी कितनी बार अध्यक्ष बने और वो साल कौन कौन से हैं, कितनी बार अध्यक्ष बने ये भी बताना, क्योंकि ये तो बड़ा लड्डू क्वेश्चन हो गया। कितनी बार बेटा अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरू जी और वो ईयर्स कौन कौन से हैं वो आप बताना, जितनी बार भी वो अध्यक्ष बने। ठीक है, चलो खत्म करें क्लास, तो पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।